Hello everyone. Today we are going to start second chapter of your history book. The chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. ये इसका पार्ट 1 है. फर्स्ट चैप्टर हमने द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुई थी उसके जो इफ़ेक्ट्स थे, दिस इफ़ेक्ट्स वर नॉट लिमिटेड टू द फ्रांस बल्कि होल यूरोप, और हम ये कहेंगे कि पूरे दुनिया को भी इसके जो इफ़ेक्ट्स थे उससे इंस्पिरेशन मिली. और तो ऐसा ही हुआ कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स डेवलप्ड इन द यूरोप, जो अपने अपने तरीके से सोसाइटी में और पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस लाना चाहते थे. तो इसी के तहत उस समय यूरोप में मेनली हम जितने पॉलिटिकल जो थॉट प्रोसेस है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक है लिबरल्स, दूसरे हैं कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स. तो लिबरल्स, कंजर्वेटिव और रेडिकल, इन तीनों के बारे में हम पहले जानते हैं. लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है ये रशियन रेवोल्यूशन इसमें नाम आ रहा है, तो ये रशिया से मेनली रिलेटेड है. तो रशिया जो है उसका हम एक बार मैप देख लेते हैं. रशिया इज़ इट इज़ एन यूरोपियन कंट्री एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. तो यहाँ पर रशिया के अंदर ये रेवोल्यूशन हुई थी और मेनली ये कई फेजेस में हुई थी. लेकिन हम इसमें जो बुक में जो मेन फोकस है वो 1917 की जो रेवोल्यूशन है जो 2 टाइम्स हुई, एक बार फरवरी के मंथ में और एक बार अक्टूबर के मंथ में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके साथ साथ इससे एसोसिएटेड और जो दूसरे भी इंसिडेंट्स हैं उनके भी हम बारे में बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद यूरोप के अंदर जो डिफरेंट पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस डेवलप हुए वो कौन कौन से थे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिबरल्स की. यूरोप के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो रहने वाले लोग थे उनको अगर उनकी थॉट्स को हम एक्यूमुलेट करके देखें तो हम उनको लिबरल्स का नाम दे सकते हैं. लिबरल्स किन को कहेंगे ये हमें पता होना चाहिए. लिबरल्स वो थे हु वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रीजन्स. लिबरल्स हम उनको कहेंगे जो एक इस तरह का नेशन चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन्स के साथ इक्वलिटी का बिहेवियर हो, जो सभी रिलीजन्स के लोगों को साथ ठीक से बर्ताव करे, किसी तरह का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो. दे आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स. जो लिबरल्स थे वो मोनार्क के खिलाफ थे. मोनार्क के खिलाफ इस तरह से थे वो कि वो नहीं चाहते थे कि जो किंग है वो उसके पास अनकंट्रोल्ड पावर होनी चाहिए. वो ये मानते थे कि जो राजा की पावर है उनको कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए. दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट. और वो जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सजग थे, अवेयर थे. और वो ये मानते थे कि जो गवर्नमेंट है उसको इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स. उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया कि देयर शुड बी अ पार्लियामेंट गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि किंग तो होगा लेकिन किंग को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट भी होगी. जैसे कि हमने इससे पहले द फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वहाँ के लोगों ने, तो उसमें जो किंग था उसकी पोस्ट को ख़त्म नहीं किया था. किंग था लेकिन वो एक नेशनल असेंबली से कंट्रोल होता था. उस नेशनल असेंबली को हम पार्लियामेंट कहते हैं. तो लिबरल्स जो थे वो यही चाहते थे कि देयर शुड बी अ किंग बट इट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय अ पार्लियामेंट. और उस पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और जुडिशरी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली जस्टिस का काम कर सके. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट. लेकिन हमें यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो सारे उनके थॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा हम नहीं समझ लें कि वो बहुत ही मॉडर्न थॉट्स वाले थे या वो ये चाहते थे कि अगर मान लो पार्लियामेंट बनेगी तो सभी को वोटिंग राइट दिया जाए. ऐसा नहीं चाहते थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहे थे. जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सभी को वोटिंग राइट नहीं मिला था. आप याद करें वहाँ की जो सिटीजन्स थे उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया था, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव को वोटिंग राइट दिया था, पैसिव को नहीं दिया था. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. और वो महिलाओं के लिए भी वोट नहीं चाहते थे और उन लोगों के लिए भी वोट नहीं चाहते थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी किसी भी तरह की. यही बात हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में
जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो केवल मेन थे, और मेन भी वो जो 25 ईयर्स के ज़्यादा के थे, और उसके साथ साथ जो टैक्स पे करते थे, केवल उन्हीं को ये राइट दिया गया था। चलिए अब दूसरा जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज़ रेडिकल्स। रेडिकल्स जो थे वो लिबरल से थोड़े आगे थे, वो थोड़े एक्सट्रीम स्टेप्स चाहते थे सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए। रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो ये एक तरह से हम देखें कि मोनार्की जो थी उसके खिलाफ थे। ये चाहते थे कि गवर्नमेंट उन लोगों की बने जिन्हें लोगों ने मेजॉरिटी से उनको वोट दे करके और जिताया है। मैनी सपोर्टेड वीमेंस सफ्रेजेट मूवमेंट्स, और उनमें से कई रेडिकल्स तो ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि नहीं, वीमेन को भी वोटिंग राइट होना चाहिए। सफ्रेजेट मूवमेंट जो थे वो यूरोप में उस समय चल रहे थे। वो जो मूवमेंट थे वो महिलाओं को वोटिंग का राइट दिलवाने के लिए इसके लिए बात करते थे। तो उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ, वुमेन को भी वोट देने का राइट होना चाहिए। तो इस मामले में वो लिबरल से डिफरेंट थे। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लिबरल्स में और रेडिकल्स में क्या डिफरेंस है। तो लिबरल्स जो थे वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के खिलाफ थे, लेकिन ये इस तरह से वुमेन के भी वोटिंग राइट की डिमांड कर रहे हैं। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। और इसके साथ साथ ये जो उस समय के जो लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, उनके प्रिविलेजेस के भी ये खिलाफ थे जो रेडिकल्स थे वो। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। ये जो रेडिकल्स थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन ये इस बात के खिलाफ थे कि प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ही लोगों का कंट्रोल हो। वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल हो वो सभी लोगों के पास पहुँचे और कुछ ही लोग अमीर न बने, सोसाइटी में इक्वलिटी आए, इकोनॉमिक इक्वलिटी भी आए। देन वी कम टू कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव जैसे कि नाम से आइडिया लगता है, कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो न्यू आइडियाज़ को रेडीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी भी नए चेंज को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते। तो कंजर्वेटिव जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स के खिलाफ सोचते थे। उनकी थॉट प्रोसेस अलग थी, उनका ट्रेडिशन अलग था। दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू स्लो प्रोसेस। वो ये मानते थे कि जो पास्ट है उसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, जो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, उनको रातों रात चेंज नहीं कर देना चाहिए और उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अगर चेंज लाना भी है तो हमें बहुत स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे चेंजेस लाने चाहिए। इनको हम कहेंगे कंजर्वेटिव्स। तो इस तरह से 3 तरह के ट्रेडिशंस हम देखते हैं आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की थॉट प्रोसेस वहाँ पर चल रही है पॉलिटिकली और सोशली, तो उसी समय हम देखते हैं कि वहाँ पर सोसाइटी में कुछ और चेंजेस भी आ रहे हैं। इकोनॉमिक फील्ड में हम देखें तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वहाँ पर बन रही है। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक आपने अब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, एक वर्ड और आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ यूरोप के अंदर आफ्टर 1750 के बाद यूरोप में, खास करके सबसे पहले ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। यानी कि जो प्रोडक्शन के मेथड थे वो बहुत एक्सट्रीमली चेंज हो गए। उससे पहले जो प्रोडक्शन के मेथड्स थे उसमें बहुत ही लेबर एक्सटेंसिव थे, यानी कि लेबर का बहुत यूज़ होता था और बहुत ही धीरे धीरे प्रोडक्शन होता था और सिंपल टूल्स, सिंपल मशीन्स यूज़ होती थी। लेकिन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन people started to use advanced machine and with these machines they were able to produce goods in large quantity। तो ये जो मास स्केल पर प्रोडक्शन शुरू हुआ था विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। लेटर ऑन धीरे धीरे फिर ये यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में फैला। तो 18th और 19th सेंचुरी के अंदर जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था ये एक्सपेंड हो रहा था, तो जो उत्पादन के तरीके थे वो बदल गए थे। पहले जो प्रोडक्शन होता था वो घरों में होता था और उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इसकी जगह घरों में उत्पादन होने के बजाय फैक्ट्री सिस्टम शुरू हो गया। यानी कि फैक्ट्रियों में ही एक ही जगह सारा सामान तैयार होने लग गया।
तो फैक्ट्री सिस्टम डेवलप होने से क्या हुआ कि लेबर क्लास की ज़रूरत पड़ी, जो लोग आकर के बड़ी बड़ी मशीनों को ऑपरेट करेंगे। तो इस तरह से सोसाइटी में दो ग्रुप बन गए, एक तो थे ऑनर्स जो मशीनों के और इंडस्ट्रीज़ के ऑनर्स थे, और दूसरे वो लोग जो यहाँ पर काम करते थे, तो उनको हम कहेंगे वर्कर्स। तो सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप हो गए, एक ऑनर्स थे यानी कि मालिक थे, और दूसरे थे लेबर्स या वर्कर्स, मजदूर थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफ़ी असर वर्कर्स के ऊपर पड़ा। हम देखते हैं कि जो कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनकी जो ओनरशिप थी मेनली वो लिबरल्स या रेडिकल्स के पास थी, जो लिबरल थॉट्स या रेडिकल थॉट्स रखते थे। अभी जस्ट हमने जिनके बारे में बात की। और ये जो लोग थे ये उस समय के पॉलिटिकल ऑर्डर से खुश नहीं थे। जो भी उस समय जो मोनार्की या जो भी सिस्टम चल रहा था वहाँ पर, उससे वो खुश नहीं थे। दे वांटेड टू चेंज इट, वो उसमें बदलाव चाहते थे। उनका ये मानना था कि अकॉर्डिंग टू देम फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज एंश्योर्ड इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट द सोसाइटीज़ वुड डेवलप। उनका ये मानना था कि अगर जिनके पास कैपिटल है यानी कि पूंजी है, पैसा है, और वो अगर फ्रीली बिना किसी दबाव के सरकार के अगर वो फ्रीली अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, और जो गरीब हैं वो अगर लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इससे सोसाइटी अल्टीमेटली डेवलप होगी। तो ये जो इस तरह के थॉट्स वाले लोग थे, लिबरल्स और रेडिकल्स, वो चाहते थे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी तरह का उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बंद हो। और 1815 के बाद यूरोप में जिस तरह का ऑर्डर तैयार हुआ था, जिस तरह की गवर्नमेंट्स वहाँ पर बन रही थी, वो उनको ख़त्म करना चाहते थे। और ऐसा हुआ भी। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया के अंदर दे बिकम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। और उन्होंने कोशिश की कि उस समय के जो राजा हैं उनको वो हटा करके और लोगों की सरकार को लेकर के आए, लोगों की पसंद की गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें। चलिए अब अगली बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट द सोशलिज्म, कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप और मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का सबसे पहले मीनिंग हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है ये लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, इन तीनों से भी थोड़ा और अलग जाता है। तो ये एक और नई आइडियोलॉजी आ गई थी। तो सोशलिज्म डिफरेंट तरह के जो थॉट्स हैं उसका एक कॉम्बिनेशन है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेन इसके अंदर जो मुख्य बात है वो क्या है। सोशलिज्म इज़ अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सबसे मेन बात है। चाहे किसी भी तरह का सोशलिस्ट थिंकर हो, वो इस बात पर तो एग्री करेंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो सोशलिज्म इज़ अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरी बात, इट बिलीव्स दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसी की वजह से सारी सामाजिक बुराइयां हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जितनी भी ऊंच नीच हैं, जितना भी गैप है, वो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से, ये सोशलिज्म का मानना है। Individuals own the property that gave employment, but the property were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. उनका ये मानना था कि ये जो जिसका भी प्रॉपर्टी के ऊपर जो अधिकार है, वो लोगों को काम तो ज़रूर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट तो ज़रूर देते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका जो मकसद होता है वो पर्सनल गेन का होता है। यानी कि इंडस्ट्री का मालिक जो है वो इंडस्ट्री इसलिए नहीं चलाता कि लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिले, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो इसलिए चलाता है कि उसको प्रॉफिट मिले। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो इसके पीछे मकसद है वही गलत है। इसके पीछे मकसद लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, उनका भला करना नहीं, इसके पीछे मकसद है प्रॉफिट कमाना। So if society as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest। तो उनका यह मानना था कि अगर जो प्रॉपर्टी के ऊपर इंडिविजुअल्स के राइट्स को ख़त्म करके वो उसको सोसाइटी को दे दी जाए, तो शायद जो सोसाइटी में जो जितने भी लोग रहते हैं उन सब का भला हो सकेगा, उनके इंटरेस्ट को फुलफ़िल किया जा सकेगा। और जो पर्सनल गेन वाली बात है, यानी कि
खुद के ही लाभ की बात है वो ख़त्म हो जाएगी। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, और सोशलिस्ट चाहते थे इस तरह का चेंज, और इसके लिए उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिए। चलिए अब हम देखते हैं अलग अलग तरह के जो सोशलिज्म के विजन्स हैं वो क्या हैं। सोशलिज्म में जस्ट अभी हमने बात की कि कोई एक ही तरह के थॉट नहीं है, इसमें कई तरह के डिफरेंट थॉट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट ओवन की। रॉबर्ट ओवन जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे, एक मैन्युफैक्चरर थे, और उन्होंने सोशलिज़म को इस तरह से समझा कि उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन है वो किसी एक पर्सन को इंडस्ट्री लगा के नहीं करना चाहिए, बल्कि एक कोऑपरेटिव बनानी चाहिए, कोऑपरेटिव कम्युनिटी। यानी कि जो सेम ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं वो सब मिलकर के अपनी एक कोऑपरेटिव बनाएं, सब मिलकर के प्रोडक्शन करें, और उससे जो प्रॉफिट होता है उसको बाद में शेयर कर लें। तो इंडिविजुअल प्रोडक्शन के बजाय इन्होंने कहा कि हमें कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए और सबको मिलकर के प्रोडक्शन करना चाहिए, जो भी उससे प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर कर लेंगे। और इसको उन्होंने एक नाम दिया न्यू हार्मनी का, और ये उन्होंने बनाया था इंडियाना यूएसए के अंदर एक स्टेट है, वहाँ पर इसको उन्होंने बनाया था। तो रॉबर्ट ओवन की सोशलिज्म के बारे में ये थॉट हो गई। फिर अब फ्रांस के बारे में हम देखते हैं। फ्रांस के अंदर हुए लुई ब्लांक ने कहा कि वो रॉबर्ट ओवन के आइडिया के खिलाफ थे कि लोगों को कुछ लोगों को मिलकर अपनी कोऑपरेटिव बनानी चाहिए। जो लुई ब्लांक थे, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को खुद कोऑपरेटिव्स बनानी चाहिए और लोगों को एनकरेज करना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, यानी कि जो प्राइवेट ओनरशिप वाले लोग हैं, उनको हटाया जा सके, और उसके बजाय गवर्नमेंट की जो कोऑपरेटिव्स है वो टेक ओवर कर लें जितने भी रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर, प्रोडक्शन के जितने भी जो मीन्स हैं उनके ऊपर। These cooperatives were to be association of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members। इसमें भी बात तो वही थी कि जो भी कोऑपरेटिव्स बनेगी तो मिलकर के प्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसको वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। किसी एक ही पर्सन के पास उसका प्रॉफिट नहीं जाएगा, जैसा कि प्राइवेट ओनरशिप में होता है कि सारा प्रॉफिट मालिक को जाता है। तो ऐसा नहीं होगा। कोऑपरेटिव के अंदर क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो सब में बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे रेवोल्यूशनरी थॉट्स थे वो आए कार्ल मार्क्स ये बिलोंग टू जर्मनी के वो रहने वाले थे, और उनके साथ फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने मिलकर के जो थॉट्स दिए सोशलिज्म को लेकर के वो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी साबित हुए, और उसी की वजह से फिर बाद में हम देखते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ। उनके थॉट्स को हम समझते हैं। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। मार्क्स का यह मानना था कि ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। उनका मानना था कि ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, कैपिटलिस्ट के लिए हिंदी में वर्ड आता है पूंजीपति, यानी कि जो भी ऑनर है फैक्ट्री का या किसी कंपनी का या किसी इंडस्ट्री का, वो अपने पैसे उस फैक्ट्री के अंदर लगाता है, और उसमें जितना भी प्रॉफिट आता है, जो भी गुड्स उन्होंने बनाई उसको सेल करने से, वो जो प्रॉफिट आता है वो एक्चुअली में वर्कर्स की मेहनत से आता है। अगर वर्कर्स उसकी फैक्ट्री में, उसकी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो प्रॉफिट है उसके ऊपर पहला हक वर्कर्स का होना चाहिए। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। उसका ये मानना था कि जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक कि ये जो प्रॉफिट है ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथों में जाएगा। तो ये चलता रहेगा सिलसिला। प्राइवेट जो वर्कर्स हैं उनकी सिचुएशन हमेशा ख़राब रहेगी, वो हमेशा पुअर कंडीशन में रहेंगे, उनकी हेल्थ कंडीशन हमेशा ख़राब रहेगी। क्योंकि जो प्रॉफिट है जिस पर उनका हक है वो कहाँ जा रहा है, वो ऑनर के पास जा रहा है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा कि वर्कर्स अगर डिसाइड कर लें कि हमें कैपिटलिज्म ख़त्म करना है तो वो ऐसा कर सकते हैं। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। तो मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स को यूनाइट होना चाहिए और उनको मिल करके
इस तरह के कैपिटलिज्म और इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पर जो प्रॉपर्टी हो उस पर इंडिविजुअल ऑनरशिप नहीं हो बल्कि सोसाइटी का कंट्रोल हो। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और उसको उन्होंने नाम दिया कि ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। अब ये थॉट्स कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक में लिखे। उनकी बुक का नाम है दास कैपिटल, और जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने लिखी। बाद में उस बुक्स को पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने इस तरह के रेडिकल सोसाइटी बनाने के लिए विचार किया, और कई कंट्रीज़ में मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के थॉट्स को समझ करके पॉलिटिकल बॉडीज़ और बनाना शुरू हुई। कई सारी पार्टियां बनी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि by the 1870s socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. तो जो इतने भी यूरोप के सोशलिस्ट डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते थे, जो मार्क्स के और फ्रेडरिक एंजल्स के थॉट्स से बड़े इंस्पायर थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा द सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। जर्मनी के अंदर और इंग्लैंड के अंदर जो इस तरह की एसोसिएशन थी वर्कर्स की, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया कि वर्किंग कंडीशन ठीक करो, फैक्ट्रियों के अंदर माहौल ठीक करो, काम के जो घंटे हैं वो थोड़े कम करो, वेजेस जो है मजदूरी है वो बढ़ाओ। इस तरह से उन्होंने मूवमेंट शुरू किए। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। इवन उन्होंने वर्कर्स के लिए राइट टू वोट की मांग भी की। In Germany, this association worked closely with the Social Democratic Party (SPD). जर्मनी के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और उसने जो है पार्लियामेंट्री सीट्स जीती इन एसोसिएशन की मदद से। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर भी 1905 में एक पार्टी बनी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम लेबर पार्टी रखा गया, और उसमें मेनली सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन 1914 तक कोई भी सोशलिस्ट पार्टी या इस तरह के थॉट्स वाली पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाई। फिर हम देखते हैं कि रशिया में जाकर के ये पॉसिबल हुआ, और ये हुआ 1917 में। चलिए आज का पार्ट हम यहीं पर ओवर करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आगे डिस्कशन करेंगे किस तरह से रशिया में चेंज आना शुरू हुए इस सब की वजह से। अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। हु वर द लिबरल्स, द रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स, डिफाइन सोशलिज्म, एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स, हाउ डिड पीपल ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट सोशलिज्म इनिशियली। ओके, यहाँ पर हम इसको ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।